लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कि जो नदियां थी, यानी कि आप देखेंगे विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही क्यों उपस्थित हुई हैं। तो हमारा जो विषय वस्तु था वो यह था, और उसके ऊपर मैंने जो आपको एक उदाहरण के रूप में जो हमने दिया कि सभी सभ्यताएं के जो अवशेष हैं वो नदियों के तट पे हमें देखने को मिले हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो भी हमें सभ्यता देखने को मिली हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, सैंडो सभ्यता हो, मेसोपोटामियन सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, इन सारे सभ्यताओं के जो हमें अवशेष देखने को मिले हैं, जो इनके प्रसिद्ध नगर देखने को मिले हैं, वो ज्यादातर हमें नदियों के किनारे ही देखने को मिले हैं। इस प्रकार से हम इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। उसमें मैंने आपको जो 4 फैक्ट्स थे, जो 4 या 5 जो हमारे सभ्यता थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहला जो हमें सभ्यता देखने को मिला है वह है हमारा सैंडो सभ्यता, यानी कि जो हमारे भारत में विकसित हुआ, इसका नाम था हमारा सैंडो सभ्यता। यह सिंधु घाटी के किनारे स्थित था, देखने को हमें मिलता है। यानी कि आप देखेंगे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो हम सैंडो सभ्यता, या हमें कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, या कह सकते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे भी इसको कई इतिहासकार जो हैं वो सरस्वती सभ्यता के रूप में जानते हैं, हम इसको सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें दूसरा फैक्ट देखने को मिला है वो है हमारा मिस्र की सभ्यता, यानी कि जो मिस्र की सभ्यता हुई है वो हमारा नील नदी के किनारे स्थित था, जो कि नील नदी है उसके किनारे यह स्थित था, और जो मिस्र की सभ्यता है वो हमें नील नदी के किनारे देखने को मिली है। आगे हम इन सभी के ऊपर जो एक कह सकते हैं कि पूरी जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं वो हम देंगे आप सभी को, आप उन सभी का जो है वो टेंशन ना लें। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो मेसोपोटामियम की सभ्यता है, यानी कि आप देखेंगे जो मेसोपोटामियम की सभ्यता है यह हमें दजला और फराद नदी के किनारे देखने को मिलती है। यानी कि जो दजला और फराद, मेसोपोटामियम की दजला और फराद है, एक बात और आपको बता दूं कि मेसोपोटामियम में हमें 3 सभ्यताएं जो है वो पढ़ने को मिलती है। यानी कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मेसोपोटामियम में हमें 3 सभ्यताएं देखने को मिलती है। पहला जो है वो है हमारा सुमेरियन सभ्यता, यह सभ्यता। दूसरा है असीरिया सभ्यता, यह सभ्यता। और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा बेबीलोनियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। तो हमें मेसोपोटामियम में ये 3 जो सभ्यताएं हैं ये पढ़नी है, और ये तीनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमें जो इनके शासक हुए हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक जो भी हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है वो सारी की सारी जो तथ्य हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो ये तीनों फैक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे चीन की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता में हमें वांगो नदी के किनारे जो है वो स्थित था, इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो जब चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे कि वांगो नदी के किनारे जो है वो यह जो सभ्यता था वो स्थित था। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे रोम सभ्यता के बारे में, जब रोम सभ्यता के बारे में देखेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि रोम की एक राजधानी है जिसकी नाम है इटली, और इस इटली के पास में एक नदी है जिसका नाम है टाइबर नदी। जो टाइबर नदी है ये इस नदी के किनारे जो है वो रोम की सभ्यता हमें देखने को मिल जाती है। तो हमने यहाँ तक की बातें स्पष्ट कर ली कि जो सारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे क्यों स्थित है। अब हम देखेंगे कि उद्भव के क्या कारण थे, उद्भव क्यों हुए, नदियों के किनारे जो नगर स्थित हुए वो क्यों हुए, यानी कि जो हमारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे क्यों उपस्थित हुई। तो हम इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो पढ़ रहे हैं, तो हमने उनके बारे में सारी आपको बताई कि सबसे पहला जो हमें पॉइंट देखने को मिलती है वो कृषि की सुविधा देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि नदियों के बहाव में हर साल नदियों में बाढ़ आता था, तो बाढ़ आने से जो वहाँ की उपजाऊ भूमि थी, जो वहाँ की भूमि होती थी, तो वहाँ पे जब बाढ़ आने के कारण जब पानी बहता था उसके साथ जो उपजाऊ भूमि आती थी तो उससे इनकी जो भूमियां थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाती थी। इस कारण से भी यह जो कह सकते हैं कृषि की व्यवस्था जो थी वो काफी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। तो इस कारण से भी जो इस सभ्यता की कह सकते हैं कि सभ्यता नदियों के किनारे इनकी सभ्यता का जो है वो विकास हुआ। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो यह था कि जो जल की सुविधा थी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है कि पीने योग्य जो जल थे उस समय नदियों से ही सब आश्रय थे। यानी कि आप देखेंगे कि जितने भी उस समय हमें कुएं के जो साक्ष्य वो देखने को नहीं मिलते, यानी कि आप देखेंगे प्राचीन काल में जो हमें कुएं के साक्ष्य हैं वो देखने को नहीं मिलते, कृत्रिम झील के साक्ष्य नहीं देखने को मिलते, कोई भी आधुनिक जो उपकरण है वो उस समय हमें जो प्रचलित था वह देखने को नहीं मिलता। इस कारण से आप देखेंगे कि जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमारा नदियों के जल पे ही निर्भर था, नदियों के जल पे ही इनका जो सिंचाई था वो था, पशुओं का जो चारागाह था वो था। उसके बाद आप देखेंगे पशुओं के लिए जो चारेगाह का व्यवस्था था वो सारी चीज उनके जल के ऊपर थी। पशुओं के लिए जल, अपने लिए जल, जो पीने के लिए इनके जल होते थे वो सारे के सारे इनके ऊपर ही आधारित थे, यानी नदियों के ऊपर ही आधारित थे। इस कारण भी ये नदियों के किनारे ही रहते थे। मान लीजिए कि आपसे अगर 100 मीटर की दूर पे पानी है तो आप देखेंगे तो आप 100 मीटर की दूरी पर ही अपना घर बनाने का जो है वो निश्चय करेंगे, ताकि जब आपको पानी चाहिए तो आप डालें। पानी ऐसी चीज है कि हर घंटे में आदमी को प्यास जो है वो लगती है, यानी कि आप देखेंगे मनुष्य को हर घंटे जो है वो पानी का प्यास लगता है। तो इस कारण से जहाँ पानी होगा वहाँ लोग होंगे, तो पानी के पास ही इन्होंने अपना आवास जो है वो बनाने का जो है प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी आवास के चक्कर में धीरे धीरे जब इनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो यही जो एक कह सकते हैं आवास एक कबीला हुआ, कबीला से गांव हुआ, गांव से नगर हुआ, नगर से एक शहर हुआ, शहर से एक राज्य हुआ, राज्य से एक देश हुआ। इसी प्रकार से हमें इनके बारे में सारी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि नदियों के किनारे जो एक चिकनी मिट्टी हमें देखने को मिलती है, यह आवास के उद्भव के लिए, यानी कि जो घरों में निवास करते थे उनके उद्भव के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है। चिकनी मिट्टी का जो है वो प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो भी नदियों के ही पानी पे आश्रय थे। ये जो अपनी उपजाऊ भूमि थी, जो भी अपना बोते थे उसको सींचने के लिए सिंचाई पर निर्भर थे। तो सिंचाई का भी हमें साक्ष्य देखने को मिल जाता है। उपजाऊ भूमि का भी साक्ष्य जो है हमें देखने को मिलता है। इनकी जो उपजाऊ भूमि है
वो नदियों में बाढ़ आने के कारण से इनकी भूमि जो थे वो उपजाऊ हो जाते थे। तो इस कारण से भी इन्होंने जो है वो नदियों के किनारे जो आश्रय है वो लेना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद देखेंगे जो पशुओं को पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमें कारण है वो नदियों के किनारे वो चारागार का जो है वो हमें सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे चारागार का जो सिस्टम है कि पशुओं के लिए जो चारागार की व्यवस्था थी वो नदियों के किनारे ही, नदियों, समुद्रों और झीलों के किनारे ही बड़ी सुगमता से मिल जाती थी। इस कारण से भी यह लोग जो है वो इसके किनारे जो है वो रहते थे। उसके बाद हमने देखा पशुओं के को पालने के लिए चारागार की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी। अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो हमें चीजें देखने को मिलती हैं वो यातायात की व्यवस्था थी। उस समय जो थे वो घने जंगल हुआ करते थे, तो रोड की व्यवस्था होती नहीं थी। तो इस कारण से ये ज्यादातर जो है वो अपने व्यापारिक संबंध या कह सकते हैं कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जब नदी का प्रयोग करते थे। नदी में नाव लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे होते थे, उसको ये पानी में डाल करके और उसके ऊपर ये बैठ के तैरते हुए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाते थे। ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी कि व्यापार में जो सुविधा है वो भी हमें देखने को मिल जाता है कि व्यापार की जो सुविधा है इस कारण से भी इन्होंने नदियों के किनारे जो एक बड़े बड़े हमें नगर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो जैसा कि आप सभी को पता है कि धौराविला, मोहनजोदड़ो, ऐसे हमें तमाम जो चीजें देखने को मिली हैं अपने भारत में, जो तमाम नगर देखने को मिले हैं प्राचीन कालीन, उनके एक जो महत्वपूर्ण हमें कार्य देखने को मिले हैं वो ये है कि वह एक व्यापारिक नगर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इस कारण से भी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब देखेंगे रास्तों की सुगमता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय पे इतनी जो तकनीकी थी वो डेवलप नहीं थी, तो यह लोग अपने निवास स्थान पे यानी कि इस जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए रास्ते का जो प्रयोग था वो करते थे। तो ऐसा भी वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो व्यवस्था थी वो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे आवास की सुरक्षा, आवास की व्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदियों के किनारे जो चिकनी मिट्टी का प्रयोग था वो हो जाता था, पानी पीने के लिए वहां पे मिल जाती थी, इसलिए इन्होंने अपने नगरों के किनारे जो है नदियों के किनारे जो है वो अपने नगरों का जो है वो निर्माण करना जो है वो प्रारंभ कर दिया। पशुपालन की व्यवस्था, पशुपालन की व्यवस्था जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारी ये चीजें ये है। तो आप इन सभी के ऊपर जो है चर्चा जो है वो विषय वस्तु के ऊपर आधारित अपनी चर्चाएं जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आप सभी को इनके बारे में जो सारी बातें थी कि नदियों के किनारे एक छोटा सा जो हमारा क्लास था उसको मैंने आपको देने के प्रयास किया ताकि आपको अब जो हमारी क्लास हो तो वो जो सारी चीजें हैं वो आपको ठीक तरीके से समझ आए। तो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक क्रमबद्ध जो जानकारी है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्रमबद्ध जानकारी है विश्व की सभ्यताओं में, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में, वो मैंने आपको डाल रखा है। अगर आपको आप इसी क्लास के यानी कि आप इस क्लास को रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जो है वो एक जगह पे अपने ऐड कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लास जो है वो आपको निरंतर जो है वो मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो इस क्लास से रिलेटेड या हमारे सिलेबस से रिलेटेड तो आप जरूर से जरूर उसके कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करने का प्रयास करें ताकि मैं उन सभी आपके क्वेश्चनों के ऊपर जो है वो अपनी क्लास जो है जो उसमें सुधार है वो मैं कर सकूं। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।